देख पा रही थी। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि सी लैंग्वेज की पहली क्लास कराई गई थी और पहली क्लास में क्या कराया गया था कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर आपको कराया था और कहा था आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग बना लीजिएगा। तो आई होप आप सबने डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम बना लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कॉरेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द डे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कॉरेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द डे। हिंदी में बोल देती हूँ एक बार कि जो भी मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू देंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको क्या करना है, उस नंबर पे जो दिन आता है उसका दिन प्रिंट कराना है। मतलब प्रोग्राम ये है कि आप एक वैल्यू एंटर कराइए और उस वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंगली जो दिन का नाम है, जैसे अगर 1 आती है तो मंडे प्रिंट हो, 2 आती है तो ट्यूसडे प्रिंट हो, है ना, 7 आती है तो संडे प्रिंट हो, ऐसे प्रोग्राम बनाना है। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले एक वैल्यू ले लीजिए, इंटीजर डे। यानी डे हमें लेना पड़ेगा ना पहले, जिसकी हम वैल्यू बाहर से मंगाएंगे। जो वैल्यू बाहर से मंगाएंगे वो लेनी पड़ेगी, तो हमने डे ले लिया। डे का वैल्यू मंगा ले बाहर से, तभी तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली हम प्रिंट करेंगे ना। हमने लिया प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ डे, स्कैनएफ परसेंटेज डी एंड परसेंट डे। डे की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को टेस्ट करते हैं कि अगर ये वैल्यू 1 होगी तो मंडे प्रिंट होगा, 2 होगी तो ट्यूसडे प्रिंट होगा। चलिए साथ के साथ मैं इरेज करती हुई चलूंगी, आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों ने जो NIICTC कंप्यूटर सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं इन सभी क्वेश्चंस की और सी लैंग्वेज के जो नोट्स है, नोट्स की PDF डेली का डेली मैं टेलीग्राम चैनल पर ही दे रही हूँ। आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, वहीं से नोट कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर समझते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन नोट्स में आप लोग सारी चीजें नहीं समझ सकते। यहाँ समझते रहिए, कॉपी वहां से कर लेना, ठीक है। अब बोलता है कि चेक करते हैं। अब वैल्यू आई किसके पास, डे के पास, तो डे का कंपैरिजन करेंगे कि डे की वैल्यू अगर बराबर हो किसके, 1 के, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए मंडे। प्रिंट एफ मंडे। उस तरह फिर क्या करेंगे, एल्स इफ डे का वैल्यू अगर 2 होता है तो प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे। एल्स प्रिंट एफ एल्स इफ, एल्स के अच्छा देखिए, जो मैंने आपको उसने अभी समझाया था कल की क्लास में कि जो इफ होता है, इफ के साथ ही एल्स पेयर में चलता है, जोड़े में चलता है। जितने इफ लगेंगे उतने ही एल्स लगेंगे। इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है। अब मैं यहाँ इफ लगाऊंगी, इफ डे बराबर हो 3 तो प्रिंट हो जाए आपका वेडनेसडे। फिर एल्स, अब इस इफ का एल्स आ गया ना, ठीक है, एल्स आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इफ लगा देंगे। इफ अगर डे बराबर हो 4 तो क्या प्रिंट हो जाए, थर्सडे। मैं यहीं पे मैनेज कर देती हूँ, यही करवा देती हूँ, थर्सडे, ठीक है। फिर एल्स, और फिर यदि इफ डे बराबर कितना हो 5 तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फ्राइडे। फिर एल्स, फिर इफ यदि डे क्या हो 6 तो क्या होना चाहिए यहां पर, सैटरडे। और अगर डे यहां हो जाए क्या 7 तो क्या प्रिंट होना चाहिए फिर, संडे। तो
7 दिन होते हैं। आपने यहाँ इसको मैं यही लिखती हूँ ऊपर ही, इफ डे बराबर हो अगर 7 तो क्या होना चाहिए, संडे। अब आप लोग एक चीज नहीं नोटिस की आपने कि जितनी मेरी चॉइस थी वो सारी खत्म हो गई भाई। दिनों के नाम जो हैं वो मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक ही होते हैं, संडे तक ही होते हैं, उसके बाद तो होते नहीं। लेकिन अगर किसी के खुराफाती दिमाग में कुछ आ गया और कोई बोला कि मैम मैं तो डे की वैल्यू 10 प्रिंट दूंगा, मतलब मैं तो वैल्यू 10 इनपुट कराऊंगा, तो फिर कैसे करेंगे हम? तो अब कैसे वाले में तो मुझे भी सोच में पड़ गई कि कैसे करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एल्स और लगाना। अब देखिए मैंने आपको कहा था हर इफ का एक एल्स लगेगा, है ना, और इस वाले इफ का भी हमारा कोई एल्स नहीं लगा है। तो इस इफ का एल्स कौन सा, अब हम यहाँ एक और एल्स लगाएंगे, और एल्स लगाने के बाद उसमें मैसेज डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे, क्या, रॉन्ग वैल्यू, कि आपने जो वैल्यू डाली है वो गलत है। अगर आपने 10, 12, 13, 14 कुछ भी डाल दी डे की वैल्यू 7 के अलावा, 1 से 7 तक डालोगे तो कंडीशन चेक होगी और दिनों के नाम प्रिंट होंगे। लेकिन आपने 8, 9, 10 कुछ भी डाल दिया तो वो क्या करेगा, वो रॉन्ग वैल्यू प्रिंट कर देगा। और लास्ट में लगा देंगे गेट ch और आपका प्रोग्राम क्लोज। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक जो है आप सभी को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर पर कैसे चलाने हैं ये सब पता है या नहीं पता है? क्योंकि मैं ये बात सोच रही थी कि मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं और आई होप आपको सी समझ में आ भी रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 बच्चे मुझे वैसे बोल रहे थे कि मैम हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इन प्रोग्राम को चलाना कैसे है कंप्यूटर में। तो अगर ऐसी शिकायत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी लैपटॉप पे, ठीक है, और मैं आपको बाकायदा लैपटॉप के कंप्यूटर पे शो करके दिखा दूंगी कि आपको कैसे क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और किस सॉफ्टवेयर में अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम चला के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आता चाहिए ऐसा कुछ कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। मैंने आपको दिनों के नाम बताए हैं और हमारे इस तरह का एक क्वेश्चन और बन सकता है महीनों के लिए। राइट अ प्रोग्राम, लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कॉरेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ मंथ। जैसे मैंने दिनों के नाम का प्रोग्राम बनाया सेम ऐसे ही आप महीनों के नाम का प्रोग्राम बनाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये आपको खुद करना है। राइट अ प्रोग्राम, कल मैंने आपको असेंडिंग बताया था तो डिसेंडिंग का क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 3 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 3 नंबर जैसे मैंने असेंडिंग में कराए थे सेम ऐसे ही आप डिसेंडिंग में कराएंगे। करेक्ट? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कैलकुलेटर। राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कैलकुलेटर। एक ऐसा कैलकुलेटर बनाइए कि 2 वैल्यू, अगर हम चाहें कि हम 1 प्रेस करें तो एडिशन हो जाए, 2 प्रेस करें तो सब्सट्रैक्शन हो जाए, 3 प्रेस करें तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, 4 प्रेस करें तो डिवीजन हो जाए। ठीक है, आप इस तरीके से जो है एक कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन से मैं बनाना शुरू कर रही हूं, ऊपर की लाइनें आप खुद लिख लेंगे, आप सबको याद हो गई होंगी। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, वॉइड मेन। अब यहां से मैं शुरू कर रही हूँ प्रोग्राम। वॉइड मेन, वॉइड मेन के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा इंटीजर एक चॉइस लेना, यानी कि अगर हम चॉइस की वैल्यू 1 दें तो एडिशन हो जाए, चॉइस की वैल्यू 2 देंगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया चॉइस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब 2 वैल्यू लेंगे जिनको हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। इंटीजर x, y और z 0 लेंगे। x, y वो वैल्यू है जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, z वो है जिनमें ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को इनिशियलाइज स्टोर किया जाएगा। ठीक है,
देखिए प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज, एंटर टू वैल्यूज, ठीक है। स्कैन एफ परसेंटेज डी, देखिए अब हम एक वैल्यू मंगा रहे थे तो हम एक बार परसेंटेज डी लगा रहे थे। अगर हम एक ही लाइन में दोनों वैल्यू एक साथ मंगाना चाहते हैं तो दो बार परसेंटेज डी लगाएंगे और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ये कॉमा लगाएंगे और m% के साथ पहला वेरिएबल कॉमा m% के साथ दूसरा वेरिएबल y, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये y शायद आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऐसे y में क्लियर, ठीक है। अब वैल्यू मंगाइए प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ चॉइस। अब चॉइस बताइए आप क्या करना चाहते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी m% चॉइस, ठीक है, करेक्ट यहां तक। अब प्रोग्राम की तरफ चलता है। उसने क्या कहा था कि चॉइस अगर 1 आएगी तो क्या होना चाहिए, एडिशन, पहले वो काम कीजिए। इफ चॉइस बराबर 1, ऐसे ही तो चेक करेंगे। यदि, इफ का मतलब क्या है, यदि चॉइस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी चॉइस बराबर अगर क्या होता है 1 होता है तो क्या होगा, एडिशन होगा, सॉरी z बराबर x प्लस वाई होगा और प्रिंट एफ एडिशन बराबर परसेंटेज डी और हमने z प्रिंट कर दिया। अगर 1 होगी चॉइस तो एडिशन हो गया, एल्स। अब मैंने कहा था इफ और एल्स के बीच में अगर एक स्टेटमेंट होगा तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे तो हमें ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ बंद कर देंगे और इनको एक ब्लॉक में बंद कर देंगे, ऐसे। ये मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए लगाया है, इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। अगली कंडीशन तो उसने कहा अगर 2 हो तो क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन कीजिए। इफ चॉइस बराबर 2 तो क्या करें, z बराबर x माइनस वाई और प्रिंट एफ सब्सट्रैक्शन बराबर परसेंटेज डी और z। अब सेम वही प्रोसेसर यहां चलेगा, इफ के बाद और एल्स के बीच में 2 स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, क्लियर। आगे चलते हैं। अब उसने कहा था कि अगर तीसरी कंडीशन होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। इफ चॉइस बराबर 3 तो क्या करेंगे, z बराबर x मल्टीप्लाई y और प्रिंट एफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सेम ब्रैकेट बंद, एल्स, हर इफ का एल्स जरूर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ये मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रही हूं। इफ चॉइस बराबर 4 तो हमें क्या करना था, z बराबर x डिवाइड y और प्रिंट एफ डिविजन। देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आपको सुविधा लगे। चलिए अब बात यह है कि मेरी चारों चॉइस खत्म हो चुकी है पहले वाले प्रोग्राम की तरह, और मेरा इफ ये लगा और इसका एल्स नहीं लगा अब तक। तो हर क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना है इफ एल्स वाले प्रोग्राम में कि अगर इफ लगा है तो इफ के पेयरिंग में उसका एल्स जरूर लगेगा। तो और अगर हमारे पास कोई चॉइस पर्टिकुलर दी गई है कुछ प्रोग्राम के लिए कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, और हमारी जब कंडीशन खत्म हो जाती हैं तो कंडीशन खत्म होने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में हम एक एल्स लगाएंगे जिसमें रॉन्ग वैल्यू या फॉर काइंड ऑफ मैसेज ऐसा करा सकते हैं, सॉरी काइंडली एंटर द करेक्ट चॉइस, सॉरी काइंडली एंटर द राइट वैल्यू, यू हैव एंटर द रॉन्ग वैल्यू, इस तरह के मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं चलती हूँ, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पर हम एल्स लगाएंगे, एल्स, और एल्स के बाद हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ
रॉन्ग, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, रॉन्ग वैल्यू और गेट CH, फिनिश। क्लियर? देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। ये लीजिए, मैं हट जाती हूँ, ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो मैं थोड़ा पैटर्न चेंज कर रही हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न मैं ये चेंज कर रही हूँ कि अब क्या है, कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो थोड़ा अलग लेवल के होते हैं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है उसका। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी, राइट अ प्रोग्राम, ये चीज नोट कर लो, टेबल मैं बना दूंगी। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय on the basis of basic salary। टेबल देखिए, बेसिक पे, अगर बंदे की बेसिक पे इतनी है तो उसको HRA कितना मिलता है, DA कितना मिलता है, TA कितना मिलता है, PF कितना मिलता है, ये चीजें मिलती है ना सैलरी के साथ, हर जगह मिलती हैं। तो अगर बेसिक पे उसकी 0 से, यानी बेसिक पे उसकी अगर 10,000 तक है और अगर 10,000 से ऊपर कहाँ तक है, 25,000 तक है, और उसके बाद अगर उसकी 25,001 से कहाँ तक है, फिर 40,000 तक है, और अगर 40,001 से अबव है, ठीक है, तो HRA कितना है, 7, 8, 10, 12, 7%, 8%, 10%, 12%। DA कितना है, 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10। उसके बाद आपका DA है 8, 7, 9, 10, 8, 7, 9, 10। उसके बाद आपका PF है 8, 9, 9, 12, 8, 9, 9, 12। फाइनली अब ये कंडीशन है कि अगर व्यक्ति की सैलरी जो है वो सैलरी अगर इस रेशो पर पड़ती है तो उसको इतने परसेंट HRA मिलेगा, इतना DA, इतना TA, इतना PF मिलता है, तो नेट सैलरी कितनी बनेगी उसकी। अगर सैलरी उसकी इस रेंज के बीच में पड़ती है तो इतना HRA, DA, TA मिलने के बाद उसकी नेट सैलरी क्या होगी, इस हिसाब से अब ये क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सोल्यूशन करवाती हूँ फिर। चलिए ले लिया, ठीक है। चलिए अब सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए वॉइड मेन, सबसे पहले क्या लेंगे, बेसिक पे। देखिए इस प्रोग्राम को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक आधार समझिए। आधार कौन है, आधार है आपका बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे के हिसाब से HRA निकलेगा। HRA दिया हुआ नहीं है, DA दिया हुआ नहीं है, TA दिया हुआ नहीं है, PF दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना होगा कि आपका बेसिक पे कितना है, तो यानी कि आपको बेसिक पे बाहर से एंटर कराना पड़ेगा, इनपुट कराना पड़ेगा। अब बेसिक पे मैं इंटीजर में नहीं लूंगी, जहां मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया होगा वहां आपने ध्यान दिया होगा कि इंटीजर में केवल 32,767 तक की वैल्यू आती है, उससे ऊपर वैल्यू जाती है, रेंज जाती है तो हमें लॉन्ग लेना चाहिए, तो हम लॉन्ग में लेंगे। लॉन्ग बेसिक पे, बी पे, ये ले लिया मैंने, ठीक है। निकालना क्या है हमें,
उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ भी कॉमा लगाते हैं। HRA बराबर 0 निकालना है, DA बराबर 0 निकालना है, TA बराबर 0 निकालना है, PF बराबर 0 निकालना है, और नेट सैलरी ये भी हमें निकालनी है। ये भी जो चीज निकालनी होती है उसको 0 इनिशियलाइज करके चलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रिंट एफ एंटर योर बेसिक सैलरी, कि आप अपनी बेसिक सैलरी एंटर कीजिएगा। स्कैन एफ परसेंटेज LD, जब हमने इंटीजर लिया था तब परसेंटेज D लगाया था, अब परसेंटेज LD लगाएंगे, ठीक है। परसेंट B पे, करेक्ट। अब कंडीशन शुरू होती है आपकी। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान से देखिए, मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि आप लोग के लिए फिर कैमरे के लिए शॉट छोटा पड़ेगा। आपको ये नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब पहली कंडीशन, इफ बेसिक पे कहां से था, 0 से 10,000, तो उसी तरह कंडीशन लगाएंगे कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 10,000 से छोटा होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल 0, फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे, फिर बी पे लेस देन इक्वल टू 10,000। कंडीशन समझ में आई मैंने कैसे लगाई? जो फर्स्ट कंडीशन लिखी है 0 से 10,000, उसी के हिसाब से मैंने लगाई कि यानी कि 0 से लेकर 0 से बड़ा और 10,000 तक, यानी 10,000 से छोटा। तो मैंने कहा कि बी पे यानी कि मेरी जो बेसिक सैलरी है पे है, अगर वो 0 से बड़ी हो और 10,000 से छोटी हो, तो HRA कितना होगा बेसिक पे का, PPA गुना कितने परसेंट दिया था मैंने आपको, 7% HRA, तो 7/100 निकल गया। अब निकालते हैं क्या, DA कितना निकलेगा, वो भी बेसिक पे का कितने परसेंट निकलेगा, गुना कितना, 8/100। उसके बाद क्या निकलेगा, TA बराबर बेसिक पे गुना कितने परसेंट है, 10%, 10/100। उसके बाद है PF कितना, बेसिक पे का गुना कितने परसेंट, 12%, 12%/100। क्लियर, सारी चीजें निकल गई। नेट सैलरी क्या होती है, N सैलरी, हमने वेरिएबल लिया था ना, N सैलरी बराबर जो हमारी बेसिक सैलरी यानी जितनी हमें तनख्वाह मिलती है महीने की, जो हमें महीने का सैलरी मिलता है वो तो मिलेगा ही, प्लस उसमें क्या जुड़कर मिलता है, HRA क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ। कुछ कंपनी जो होती है अपने एम्प्लॉयज को घर का किराया कंपनी की तरफ से, जैसे सरकार देती है आवास का, वो देती है, तो उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि HRA प्लस कर दीजिए, HRA प्लस दूसरी चीज होती है DA का मतलब होता है डोमेस्टिक अलाउंसेस। कुछ अच्छी लिमिटेड कंपनीज और गवर्नमेंट जो होती है कुछ DA भी देती है, डोमेस्टिक अलाउंसेस, यानी कुछ अदर खर्चों के लिए कुछ भत्ता आपको मिलता है, वो उसको भी जुड़कर मिलता है, वो फैसिलिटी होती है, वो मिलती है, DA प्लस अगला होता है TA आप सभी जानते होंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस का मतलब भत्ता, हिंदी में भत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस का मतलब होता है जो आपको बाइक से गाड़ी से जाने के लिए जो पेट्रोल का और बाहर जाने का जो भत्ता मिलता है, वो आपकी सैलरी में ऐड होके मिलता है, कि हर महीने आपको 4,000 रुपए पेट्रोल के मिल रहे हैं, वो आपको वहीं से कंपनी के भरोसे ही खर्च करने, उसको बोलते हैं TA। अब TA के बाद जो एक चीज होती है उसको बोलते हैं PF हमेशा माइनस होता है, PF हमेशा माइनस होता है। क्या, PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, यानी कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो लिमिटेड हो या अच्छी कंपनी में हो या सरकारी हो, तो सरकार हर साल आपकी तनख्वाह में से कुछ परसेंट, जैसे आपकी सैलरी का बेसिक पे का 12% काट के अपने पास रख लेगी,
और जब आपका रिटायरमेंट होगा तब आपका वो फंड जो है ब्याज सहित आपका पैसा इस्तेमाल कर रही है तो आपको इंटरेस्ट लगा के आपको वापस देगी। वो एक तरीके से आपकी कुछ अमाउंट होती है जो आपकी जॉब के दौरान आपकी जुड़ जाती है, तो वो आपकी सैलरी में से हर महीने तो कटती है, लास्ट में मिलती है, तो उसको हम महीने की सैलरी में से घटाते हैं, तो इसलिए क्या हुआ, पीएफ हुआ। ठीक है, तो अब जो वैल्यू निकली वो कौन सी निकली, नेट सैलरी, एंड सैलरी। तो अब हम इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ, योर नेट पे बराबर परसेंटेज एलडी और क्या करेंगे, एन सैल, करेक्ट। और ये ब्रैकेट जो यहाँ खुला था ये यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया क्योंकि हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई। इस तरीके से मैंने पहले एक कंडीशन लगाई, सेम ऐसे ही आप दूसरी कंडीशन लगाएंगे, कैसे, एल्स, एल्स के बाद आप क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि ये एल्स किसका है, इस इफ का है। समझ रहे हैं ना आप बात को। ये मैं इसलिए लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हर चीज होती है ना प्रोग्रामिंग में वो पेयरिंग में चलती है, चाहे वो ब्रैकेट हो चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो। जो चीज पेयर में अगर एक चीज मिस हो गई तो प्रोग्राम में एरर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अब अगली कंडीशन मैं यहीं के यहीं एडिट कर देती हूँ। ठीक है ना, अगली कंडीशन कहती है कि 10,000 से, तो यानी कि इफ बेसिक पे बड़ी होनी चाहिए 10,000 एक से कहां तक थी, कंडीशन पढ़िएगा आप, कहां तक थी, कंडीशन थी 25,000 तक, तो 25,000 तक। ठीक है, और 25,000 तक जाने में अब एचआरए भी निकलेगा, बस आपको क्या करना है, परसेंटेज का रेट चेंज करना है, बस यही तो चेंज होगा। अब सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट कि हमें इतने के अंदर जाती है तो एचआरए निकालना मैंने बता दिया, परसेंटेज रेट चेंज कर दो, कितना है 6, 7, 8, 10, 6, 7 और 8 और 10, इन सबको मिला के फिर नेट सैलरी निकल गई, ये निकल गई। अब आप ये सोचोगे मैम आप हर किसी के लिए क्यों निकाल रही है, देखिए अब एक बात सुनिएगा, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे ना, ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हर आदमी के लिए इंडिविजुअल काम करेगा, क्योंकि हर आदमी की सैलरी एक जैसी तो होती नहीं है, हर आदमी की सैलरी अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, किसी की सैलरी मान लीजिए 22,000 है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। प्रोग्राम के अंदर एक बारी में केवल एक ही पार्ट चलेगा। अब हम लोग की कंडीशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, हमारी 4 कंडीशन है, तो हम चारों कंडीशन प्रोग्राम में लगाएंगे ताकि वो हर आदमी के लिए काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बारी में एक प्रोग्राम में चारों ही कंडीशन चलेंगी, केवल एक कंडीशन चलेगी जो उनसे सेटिस्फाइड होगी। यानी जो आपकी बेसिक पे की मैंने वैल्यू ऊपर मंगवाई थी, अभी स्कैन की थी वैल्यू, वो बेसिक पे जो भी होगी सैलरी, और वो जिस कैटेगरी में भी आपकी जाएगी वही वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी इफ एल्स का वही केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से, कंपाइल करके केवल एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब उससे 25,000 से ऊपर अगर हम बात करें कि 25,000 एक से ग्रेटर देन इक्वल 25,000 एक से ऊपर जाए, कहां तक है फिर 40,000 तक, 40,000 तक कितनी है सैलरी, अगर इस बीच में कैटेगरी किसी की 38,000 सैलरी है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, तो उसको एचआरए, डीए, टीए, पीएफ सब अलग अलग मिलेगा, हर किसी को अपनी रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे उसको क्या मिलेगा, डी, अब जो उसका मतलब एचआर है, सॉरी मैंने जो है ना वो गलत कर दिया बच्चों, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा एक बार, मैंने वो थोड़ा बाय मिस्टेक गलत लिख दिया। हाँ, हम लोग ऐसे हॉरिजेंटली उसको नापेंगे, तो इस कैटेगरी में जो एचआरए डी है वो 10, 8, 9, 9 ये है, 10, 8, 9, 9, इतना एचआरए है, इतना डीए है, इतना टीए है और इतना पीएफ है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन निकल जाएगा। अब आपकी आती है लास्ट कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 40,000 से ऊपर, उसके लिए अब आप यहाँ पर ये जो एल्स लगाया है आप कंडीशन नहीं लगाएंगे। मैं आपको एक बार, ये तो निकालना आपको आ गया, मैं पूरे प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, आपने फर्स्ट कंडीशन लगाई कि इफ अगर बेसिक पे बड़ी हो 0 से और बेसिक पे आपकी अगर छोटी रहनी चाहिए कहां तक, 10,000 तक, तो ये आपकी पहली कंडीशन हुई और उसका आपने सारा कैलकुलेशन यहां कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद लगाया आपने एल्स, ये एल्स किसके लिए लगाया, इसे इफ के लिए लगाया। अब अगली कंडीशन लगाओ, इफ बेसिक पे अगर बड़ी हो किसके, 10,001 के, और बेसिक पे
छोटी हो किसके, 25,000 के, तो उसका आपने कैलकुलेशन आप यहां कर देंगे। कर दिया। उसके बाद फिर एल्स लगाया। अब ये एल्स आपने किसके लिए लगाया, इस इफ के लिए लगाया। तीसरी कंडीशन, इफ बेसिक पे अगर हो 25,001 से ऊपर और बेसिक पे कहां तक हो, 40,000 तक, उसके लिए आपने ब्रैकेट इसका कैलकुलेशन यहां कर दिया और इसके लिए एल्स लगा दिया। ये 3 कंडीशन होगी। लास्ट बची 40,000 से ऊपर। उसके लिए मैं यहां कंडीशन लगा सकती हूं कि इफ अगर बेसिक पे ऊपर जाए ग्रेटर देन और बराबर 40,000 के, और यहां मैंने इसका सारा कैलकुलेशन कर दिया। कर दिया तो अब क्या मुझे यहां एल्स नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। और अगर एल्स लगाऊं तो मेरे पास आगे कंडीशन नहीं बची। अगर मैं एल्स लगाऊं तो मेरे पास आगे कंडीशन तो नहीं बची भाई। इफ और एल्स लगते चले गए। अगर मैं यहां एल्स लगाती हूं तो मुझे अब इसके नीचे एल्स में भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, क्योंकि वास्तव में इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ये होता है कि आप जो है वो इफ ये कंडीशन और इसके अंदर स्टेटमेंट ऐसे, फिर एल्स, फिर उसके अंदर स्टेटमेंट। अगर ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा, फॉल्स होगी कंडीशन तो ये वाला पार्ट चलेगा। बात समझ में। अब अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू है, इफ ट्रू हो गई पहली बारी में कि 8,000 सैलरी है, बात खत्म होगी। लेकिन अगर किसी की सैलरी 38,000 हुई तो क्या होगा, तो क्या होता है, बेसिक पे चेक होगी यहाँ है क्या, नहीं, कंडीशन क्या हुई, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हुई। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे समझो कि जब इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ जाएगा, एल्स में। इसीलिए हम लोग यहाँ एल्स में इफ लगाते हैं अगली कंडीशन, कि ये वाली कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो ऑटोमेटिकली किस में आएगा, वो एल्स में आएगा। बोलेगा बताओ क्या करूं, ये तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई। हमने कहा एक काम करो, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी, अब आप इसको चलाओ। उसने फिर ये कंडीशन पढ़ी 38,000 के लिए, ये भी ट्रू नहीं हुई, बोला ये भी ट्रू नहीं हुई, अब बताओ क्या करूं, मैं तो एल्स में जाऊं। अब ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर एल्स में ही जाएगा, और एल्स में जाके उसको एक और कंडीशन मिल गई कि अरे यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इस प्रोग्राम को चलाएगा, कंडीशन प्रिंट करेगा और बाहर निकल आएगा। लेकिन मान लीजिए उसको यहाँ भी नहीं मिली, किसी की सैलरी 62,000 है, वो बोला यहाँ चेक करके 40,000, यहाँ भी नहीं हुई, अब बताओ क्या करूं। तो आपको एक बात बताइए, क्या वो ऑटोमेटिकली एल्स में नहीं आएगा क्या, हाँ आएगा। अगर मैं यहाँ कंडीशन ना भी लगाऊं ना, तो 40,000 से ऊपर जाने के लिए वो फिर भी एल्स में ही आएगा। तो मुझे जरूरत ही क्या है इफ लगाने की, मैं उसको बताऊं, उसको भी तो पता है कि 40,000 तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो यानी कि जो सैलरी वो ढूंढ रहा है वो 40,000 से ऊपर है। और 40,000 से ऊपर हमने कहा कि चाहे किसी की कितनी भी हो, चाहे किसी की 1 लाख हो, किसी की 1.5 लाख हो, सब पे कंडीशन यही सेटिस्फाइड होगी। क्या 12% तो उसको मिलेगा एचआरए, और 10% मिलेगा उसको टीए, और 10% डीए, और 12% पीएफ मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि आप एक काम करो, नीचे एल्स मत लगाओ, इफ मत लगाओ, इस वाली कंडीशन का जो एल्स है इसी में सीधा ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर अपना कंडीशन यहाँ कैलकुलेट कर दो, और लास्ट में गेट ch लगा के और प्रोग्राम को खत्म कर दो। कंडीशन आई कुछ समझ में बात, कि इस तरह के प्रोग्राम में जो कंडीशन बेस होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम जो कंडीशन बेस होते हैं, अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूं तो इन प्रोग्राम में आपको लास्ट वाला जो कंडीशन होती है वो सबसे लास्ट वाले एल्स में डाल देते हैं, उसके लिए लास्ट वाले के लिए इफ नहीं लगाना। ठीक है, अब फाइनली मैंने आपको यहां तक समझा दिया है, और यहां तक के प्रोग्राम का जो आपका पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। NIICTC कंप्यूटर सेंटर का यूट्यूब चैनल है, NIICTC कंप्यूटर सेंटर के ही व्हाट्सएप ग्रुप में इस टाइम आप सभी लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, और NIICTC कंप्यूटर सेंटर के नाम से ही टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया है, क्योंकि पीडीएफ जो है वो आपको कहीं और दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है। और टेलीग्राम कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चैनल को ज्वाइन करना है, उसकी भी डिटेल मैंने आपको पूरी व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर रखी है, कि कैसे प्ले स्टोर में जाना है, जाके टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसको एक्टिव करना है, और NIICTC के चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना है। उसके अंदर आपको डेली के डेली जितनी भी वीडियो जा रही हैं, जितनी भी आपकी सी लैंग्वेज की वीडियो आएंगी, सी लैंग्वेज इन द सेंस ओ लेवल की जितनी भी क्लासेस आएंगी, अभी सी चल रहा है, वेब चलेगा, उसके बाद जो आपका नया सिलेबस है, ये तो R4 पुराने वाला चल रहा है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी पुरानी सी और वेब में भी बैक लगी हुई है,
और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देना भी बाकी है। तो उन लोगों के लिए हम लोग ये सी और वेब का जो सीरीज है वो चलाई है। उसके बाद हम नया सिलेबस जो आपका R5 सिलेबस है, जिसमें सी की जगह आपका पाइथन है, पूरी सीरीज फर्स्ट सब्जेक्ट से वो मैं ऑनलाइन शुरू करूंगी। तो आप सभी जो भी ओ लेवल करना चाहते हैं, जो ओ लेवल नहीं भी करना चाहते, सी पढ़ना चाहते हैं या पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑनलाइन सीरीज का फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नई क्लास के लिए।